चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की। दरअसल विश्व गुरु से डरा ड्रैगन, कि हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत की हर सफलता से चीन को मिर्ची लग जाती है। वो अपनी करतूत से बाज नहीं आता। पहले चंद्रयान 3 की सफलता और फिर उसके बाद G20 की भव्य तैयारी के बीच चीन ने विवादित नक्शा जारी किया है, जिससे चीन की मंशा साफ तौर पर जाहिर होती है कि वो संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कितना गंभीर है। नक्शे को लेकर भारत के विरोध के बाद अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक से किनारा कर लिया है। शी जिनपिंग की जगह अब प्रधानमंत्री ली क्विन G20 की बैठक में चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। माना यह जा रहा है कि शी जिनपिंग की आर्थिक नीतियों की वजह से चीन के आर्थिक हालात बेहद खराब है और पश्चिमी देशों के साथ लगातार बिगड़ते चीन के रिश्ते से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शी जिनपिंग को फजीहत का डर सता रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया है कि वो अपनी पहली आधिकारिक यात्रा को लेकर बेहद उत्सुक है, तो वहीं शी जिनपिंग के नहीं आने पर निराशा जाहिर की है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली आने से असमर्थता जता चुके हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चीन के इस कदम से G20 की बैठक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले आपको रिपोर्ट हम दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 की बैठक से ऐन पहले चीन ने आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 की बैठक के लिए दिल्ली नहीं आने का ऐलान किया गया है। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली क्विन बैठक में भाग लेने दिल्ली आएंगे। वहीं चीन में इन दिनों भयंकर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। आर्थिक जानकार इसके लिए शी जिनपिंग की आर्थिक नीतियों को मान रहे हैं। ऐसे में चीनी अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग का घरेलू हालात पर ज्यादा फोकस है। चीन की आर्थिक रफ्तार तेजी से कम हो रही है। ऐसे में वो इस साल केवल 5 दिन देश से बाहर रहे हैं। शी जिनपिंग 6 सितंबर से होने वाले आसियान समिट में भी हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत दौरे को लेकर उत्सुकता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो अपने पहले भारत दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नहीं आने से उन्हें निराशा हो रही है। बाइडेन और शी जिनपिंग की पिछले साल नवंबर में इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान ही मुलाकात हुई थी। हालांकि उसके बाद चीन के जासूसी गुब्बारे अमेरिकी आसमान में देखे जाने के बाद दोनों के बीच रिश्ते फिर बिगड़ गए थे। दोनों के बीच ताइवान को लेकर भी तनाव रहा है। अमेरिकी सांसदों ने ताइवान के दौरे किए हैं, जिस पर चीन खफा है। जानकारों का कहना है कि जिनपिंग के दिल्ली न आने की पटकथा 23 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लिखी गई थी। वहां पर पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों द्वारा जारी बयान कुछ अलग कहानी कह रहे थे। पहले चीन की तरफ से कहा गया कि इस मुलाकात के लिए पीएम मोदी की तरफ से आग्रह किया गया, लेकिन इसके कुछ देर बाद भारत ने बयान जारी कर चालबाज चीन के झूठ को बेनकाब करते हुए कहा था कि बातचीत का आग्रह चीन की तरफ से किया गया था। दरअसल चीन ने G20 की बैठक से ऐन पहले एक विवादित नक्शा जाहिर किया है, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस नक्शे को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की गई। ये विवादित नक्शा चीन की तरफ से ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत में G20 समिट होने जा रहा है। माना जा रहा है कि भारत की कड़ी आपत्ति के बाद चालबाज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक से किनारा कर लिया। हालांकि भारत की सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि शी जिनपिंग के नहीं आने से बैठक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी। ऐसे में हमारे आज के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश हम अपने मेहमानों से करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आपके टीवी स्क्रीन पर आया है वो ये कि भारत के बढ़ते कद से शी जिनपिंग परेशान है, और इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। इसके अलावा जो दूसरा सवाल रहेगा टीवी स्क्रीन पर वो ये रहेगा कि चीन की खराब आर्थिक स्थिति
बाधा बन रही है? तो देखिए, आज का पहला सवाल ये रहा कि भारत के बढ़ते कद से शी जिनपिंग परेशान है और यही वजह है कि उन्होंने ना आने का फैसला किया है, क्योंकि लगातार भारत का कद बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा सवाल ये कि चीन की खराब आर्थिक स्थिति जो है वो असल में बाधा बन रही है या फिर इसके पीछे भी कोई और वजह है और बहाना लिया जा रहा है। और तीसरा सवाल ये रहेगा कि अमेरिका भारत की नजदीकी से चीन बेचैन हो उठा है और यही वजह है कि आपसी संबंध जब बेहतर हो रहे हैं अमेरिका से भारत के, तो चीन से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा चौथा सवाल पूछेंगे कि अंतरिक्ष में भारत की उड़ान से क्या चीन परेशान है, क्योंकि भारत लगातार नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विश्व गुरु से ड्रैगन जो है वो इतना क्यों डर रहा है। अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। आइए सबसे पहले मैं आप सभी का तारुफ उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ महेश वर्मा साहब जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ मोहम्मद आसिफ साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है, सर आपका स्वागत है। इनके अलावा निपुण आलम बयान साहब जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय राणा साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़े, सर आपका भी स्वागत है। इनके अलावा सैयद जवाद साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी महेश वर्मा जी। देखिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस बार मेजबानी जो है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर, और इतने देशों के विश्व गुरु के लोग, तमाम लोग आ रहे हैं यहाँ पर हमारे, और जिसके लिए हम, हमारी सरकार सब तैयार हैं उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन ऐसे में जब चीन नहीं आता है, मना कर देता है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में भारत के बढ़ते कद से जिनपिंग परेशान है? सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा, शायद अनम्यूट तो कर लीजिए एक बार प्लीज। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हम अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए हम तो आयोजन करता है, हमने सबको जो है हृदय खोल के जो है आमंत्रित किया कि आइए, आपका स्वागत है। लेकिन G20 में अगर जिनपिंग का अगर नहीं आना होता है तो निश्चित रूप से इसकी चर्चा जो है विश्व पटल पे जो है वो बहुत अच्छे ढंग से होगी और लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में चीन के राष्ट्रपति की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इतने इम्पोर्टेंट मीटिंग को वो व्यक्ति जो आज चाइना जिस तरह की आर्थिक मंदी के दौर में है, आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से चीन के राष्ट्रपति जो है इस बैठक में शामिल नहीं हुए, और शामिल ना होने का खामियाजा कहीं चीन को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भुगतना पड़ेगा। इसका कारण भी है, उसके पीछे कई कारण लोग गिनाएंगे, 1 से 10 बातें ऐसी बताएंगे जिसमें कहेंगे कि चीन में जो राजनीतिक अस्थिरता, जो वहाँ इनस्टेबिलिटी जिस तरह की देखी जा रही है। अभी हाल में आप देखिए कि एक न्यूज उड़ी थी कि भाई उनको जो जिनपिंग है उनको राष्ट्रपति को कहीं नजरबंद कर दिया गया। तो ये इस तरह का पॉलिटिकल वहां जिस तरह से क्राइसिस है, उस क्राइसिस को कहीं ध्यान में रखते हुए ये बहुत सारी चीजों को कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नापा जाएगा, समझा जाएगा, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा ठीक है। एक एक रिएक्शन सारे मैं मानो से ले लेती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद आसिफ साहब कांग्रेस के नेता है। मोहम्मद आसिफ साहब, क्या लग रहा है आपको? चीन की एक तो आर्थिक हालत इतनी खराब है, लेकिन ऐसे में अगर भारत आने का मौका मिल रहा है और उसको दिखाने की जरूरत थी कि भारत से वो रिश्ते कैसे बेहतर कर सकता है, क्योंकि कई आरोप चीन के ऊपर लगते हैं, तो ये जो दूरी इस वक्त चीन बना रहा है उसे कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, जिस तरीके से चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया, और उस तरीके से अभी जब हमारे पीएम मिले ब्रिक्स के अंदर, तो चर्चा हुई, बातचीत हुई, और होने के बाद में आज ये खबर आई कि राष्ट्रपति नहीं आएंगे चीन के। आना चाहिए था उनको, एक बड़ा मंच है, आज हम मेजबानी कर रहे हैं G20 की, बिल्कुल पूरे मुल्क के लिए खुशी की बात है। लेकिन अक्सर ऐसा होता रहा है, कई मुल्क के राष्ट्रपति अक्सर कई जगह नहीं गए, बहुत सारी ऐसी G20 की मीटिंग हुई है जहाँ नहीं पहुंचे हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ब्रिक्स में मिले थे, अगर वही चर्चा वहां कर देते तो बेहतर रहता। और जब आर्थिक स्थिति की बात है चाइना की, तो हमने आर्थिक स्थिति चाइना का हमने संभाला। अनौपचारिक मुलाकात थी, एकदम से अचानक से सामने आ गए, तो ऐसे वो वक्त नहीं था। नहीं, अभी हमने देखा किस तरीके से विदेश मंत्री ने कहा, हमने नहीं, उन्होंने ऑफर की थी, उन्होंने ऑफर की थी। तो ये तो यानी कि दोनों विदेश मंत्रियों ने कहा कि दोनों तरफ से ऑफर थी, खंडन कर चुका है, यानी औपचारिक नहीं थी, लेकिन ये दोनों तरफ से ऑफर थी। जब दोनों तरफ से ऑफर थी तो बातचीत तो होनी थी। ठीक है, अब उसको जुटलाना अलग बात है। जब वो आना आज उनका बंद हो गया तो उन्होंने जुटलाना शुरू कर दिया। ठीक है, संजय राणा जी, क्या वाकई में ये किसी तरीके से राजनीति के तौर पर इसे देखा जा सकता है, या फिर अगर चीन को इस वक्त मौका मिल रहा है क्योंकि भारत के साथ लेके बहुत बातें इस वक्त हो रही हैं, नहीं लगता कि अगर वो आता, यहाँ पर चर्चा होती, बातचीत होती, कहीं ना कहीं कोई समाधान जरूर निकलता?
नीता, गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि अगर आप राजनीतिक तौर पे देखें तो बिल्कुल चीन को आना चाहिए और इस पटल पे अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि जब जो डिप्लोमेटिक बातचीत होती है उसका तरीका अलग होता है और पर्सनल मतभेद अलग हो सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की, तो आप देख लीजिए दो सबसे ज़्यादा सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं चाइना की इकोनॉमी है, वो है एक है रियल एस्टेट और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है और आप देखिए कि जो लोगों ने 17% कंट्रीब्यूशन उनके जीडीपी में, और लोन काफ़ी लोगों ने रखा, जितने भी बैंक के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। नंबर 2 है इन जो है जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। देखिए 1990 में आपको जान के खुशी होगी कि भारत की पर कैपिटा इनकम थी $348 और चाइना की पर कैपिटा इनकम थी $318। हम उस समय आगे थे, लेकिन वो 20 साल में जो 90 से लेके 2010 का दशक था, कह लीजिए 20 साल के अंदर, 2 डिकेड के अंदर उस अपने आप को उसने मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दिया। जब रेटिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, क्वालिटी की बात होती है, नो डाउट सब लोग एक तरफ चाइना की तरफ देखते हैं और चाइना की तरफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की लगी हुई है। लेकिन कोरोना काल से, अगर आप कोरोना काल देख लीजिए या जिनपिंग का काल देख लीजिए, तो जो उनका ग्रोथ था 1990 में तकरीबन 3% से स्टार्ट होकर 14 तक गया था। जब से जिनपिंग 2013 में कमान संभाली है, जो ग्रोथ है जीडीपी का लगातार गिरते जा रहा है। सिर्फ एक बार 2021 में 8% पहुंचा था, उसके बाद गिरता चला जा रहा। तो इनके ऊपर एक तरह से इंटरनेशनल प्रेशर है कि अपने मुंह को कैसे दिखाए, प्लस एक्सटर्नल प्रेशर भी है कि अपने लोगों को कैसे मैनेज करें। तो दो चीजों में फंस गए, क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो चाइना में थी, वो मूव होकर के अगर दूसरी कंट्री की तरफ देख रहे हैं, तो भारत एक उनका विकल्प बना हुआ है। उसमें भारत कहीं ना कहीं कूटनीतिक में सक्सेसफुल रहा है। ठीक है सैयद जवाद साहब, और आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई में चीन की खराब आर्थिक स्थिति जो है वो बाधा बन रही है? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि चाइना जो है वो भारत के साथ अपने संबंध उस स्तर पे नहीं ले जाना चाह रहा, क्योंकि चीन का एक सीमा विवाद खुल करके सामने है और उस चीज़ को जग जाहिर है। अब आप देखिए कि उससे पहले उसने जो है अपना एक नक्शा जारी करा, जिसमें अभी बात कर रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखा रहा। अगर आपको बात करना होती, अगर आप डायलॉग पे यकीन करते, और करीब करीब 19 राउंड जो है वो बात हुई है भारत और चीन के ऊपर, और अभी भी वो विवाद जो है एज इट इज तस का मस है। तो पहली चीज, चीन कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख रहा है कि वो भारत के साथ कोई बातचीत में आगे लेकर के आए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अभी यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन कह रहे थे कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और बिल्कुल हो सकता है खराब हो गई हो, लेकिन अगर भारत के साथ आप उनका बिजनेस देखेंगे कि कितना भारत का बिजनेस चीन के साथ हुआ है, लगभग 136 अरब डॉलर का बिजनेस भारत और चीन का हुआ है। ये कौन सी भाई समस्या आन पड़ी? इसके ऊपर बात क्यों नहीं होती, चर्चा नहीं होती? जब अपने विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि हम चीन से नहीं लड़ सकते, उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत बड़ी है, भारत से वो डिफेंस का खर्चा अगर हम उठा करके देख लेंगे तो 3 से 4 गुना डिफेंस का खर्चा जो है वो चीन का ज्यादा है अगर उनसे कंपैरिजन करेंगे। चलिए टेक्नोलॉजी में कंपैरिजन कर लीजिए, टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे निकले हुए। महेश शर्मा जी को जवाब देना चाह रहे हैं आपको लेके, फिर मैं निपुण सर के पास जाऊं। ये है कि आज जो अमेरिका के साथ जो और सुन लीजिए, बस 10 सेकंड अगर दे दें तो मैं अपनी बात मुकम्मल करूं 10 सेकंड के अंदर। अलाउ मी टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 10 सेकंड। थैंक यू सर सो मच। और जो बाइडेन साहब जो है ताइवान के मुद्दे के ऊपर कितना सख्त रुख रखा अपना चुके हैं, और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा आहत हूं, और वो डायलॉग के ऊपर यकीन कर रहे हैं। तो भाई जो कमजोर होगा वो डायलॉग पर यकीन रखेगा, जो ताकतवर है वो डायलॉग पर यकीन रखेगा। ठीक है, जल्दी से, हाँ जल्दी से महेश वर्मा जी, जल्दी से। पहले तो मैं ये कहूंगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में आज जिस तरह का रिलेशन है और जिस तरह का एक आपस में मतभेद और तनाव है, उसके बावजूद भी 7 गुना ज्यादा बिजनेस जो है अमेरिका का जो है चाइना के साथ। यानी अगर हम 100 पे हैं तो वो 700 का हम भी तो कर रहे हैं महेश वर्मा जी, हम भी तो कर रहे हैं। अब सवाल ये बढ़ गया है, अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस चाइना के साथ हुआ है। ठीक है, बोला नहीं ना, नहीं जल्दी से, हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यही पैमाना और यही पैरामीटर है आपका इस चीज को समझने का और बताने का कि चाइना देखिए कितना बेहतर है भारत से, चाइना कितना अच्छा है भारत से, ये चाइना के बारे में जो सोच है आपकी, ये आपको कम से कम बताना चाहिए कि इसका कारण क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या है। आप लोग क्यों ऐसी बात करते हैं, कारण क्या है, समझना चाहिए, दर्शकों को भी समझना चाहिए कि जब अचानक एक व्यक्ति इस तरह से मानचित्र के ऊपर जो है, हर साल मानचित्र दिवस मनाया जाता है चाइना में, और हर साल यही चीज होता है, ये कोई नई चीज हुई है?
जो आज आप बदनाम करने चले हैं देश को। ठीक क्या है, मतलब हमने होता है? बीजेपी को सुना, हमने कांग्रेस को सुना, हमने साथ ही साथ संजय राणा साहब, सैयद जवाब साहब को सुना जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन अब विदेश मामलों के जानकार जो निपुण साहब हैं उनका सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आखिर आते तो क्या होता, नहीं आ रहे हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नहीं आ रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी सवाल के जवाब के साथ मैं लौटूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए चर्चा को अपनी आगे बढ़ाती हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले दरअसल मेरा सवाल था निपुण आलम बयान साहब से, क्योंकि विदेश मामलों की जानकार है। सर, आपने सबको सुना, दोनों को सुना, और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं, और दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक भी। लेकिन आप एक विदेश मामलों के जानकार होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं, ये क्या अभी भी कोई चीन की चाल हो सकती है, जिस तरीके से आने से इनकार कर दिया है? अब दिल्ली जब G20 का मेजबान बना है हमारा भारत, तो चीन क्यों इतना परेशान हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, चीन का जो मकसद है G20 को लेकर कि किसी भी तरीके से ये जो G20 की होस्ट इंडिया ने किया है, यानी कि जो प्रेसिडेंटशिप भारत के पास में आई है, ये फेलियर हो। और आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले ही जैसे कि रशिया का स्टेटमेंट आया था, और आप देखते हैं जब भी कोई किसी तरह का इस ग्रुप की मीटिंग होती है, किसी भी ग्रुप की मीटिंग होती है, तो मीटिंग के बाद एक डिक्लेरेशन होता है। तो रशिया की ओर से था कि हम उसको क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे, वो डिक्लेरेशन होने नहीं देंगे। ये कहीं ना कहीं आवाज़ थी चाइना की ओर से, चाइना की ओर से रशिया के मुंह से कलवाई गई थी। और हमेशा आप देखेंगे कि चाइना का रवैया 2005 के बाद से आप देखें, लगातार जो एक राजीव गांधी जी के द्वारा मोडस विवेंडी स्टेब्लिश किया गया था इन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, 2005 के बाद से चाइना ने हमारी जो सेंसिटिविटी थी उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। चाहे वो आप चुमार की बात करें, डेप्सांग की बात करें, डोकलाम की बात करें, गालवान की बात करें, और हम और भी वो सारे मुद्दे देख सकते हैं। जैसे आप बात कर सकते हैं NSG का उनको मेंबर नहीं बनने देना। इसके अलावा हम बात करें, हम इंटरनेशनल टेररिज्म डिक्लेयर करना चाहते हैं, टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसमें चाइना टांग अड़ाता है। तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर, और अभी G20 की समिट से पहले ही मैप को क्या करना, पब्लिश करना। मैं ये नहीं कहता कि मैप की बात बिल्कुल सही बोल रहे थे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि कोई नई बात नहीं है। ये बात तो 1950 से वो बोल रहे हैं, जब माओ से तुमने तिब्बत पर कब्जा किया, और तिब्बत पर कब्जा करने के बाद एक नई थ्योरी दे दी। और थ्योरी क्या थी, पाम फिंगर थ्योरी, कि जो हथेली है वो तो है क्या, तिब्बत, और इसकी 5 हैं उंगलियां लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। तो दावा तो उनको 1950 का है, और दावा करने, हमारे विदेश मंत्री ने बोला भी है कि दावा करने से कुछ थोड़ी ना हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया कि भाई चीन और पाकिस्तान को क्या आपत्ति है अगर हम कोई G20 की समिट कश्मीर में करते हैं या अरुणाचल प्रदेश में करते हैं, हमारा इंटरनल पार्ट है, हम जहाँ चाहे वहाँ करें। हो क्या रहा है कि चीन के सामने जो चीन का अग्रेसिवनेस था, अग्रेशन था, ये अग्रेशन आप देखेंगे 370 का जब से ओब्लिस्ट हुआ है, 370 के बाद में, क्योंकि था क्या, पाकिस्तान की आर्मी का सिंपल ये कहना रहा पहले से कि अगर कश्मीर में भारत ने कुछ भी स्टेटस चेंज किया तो हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। पाकिस्तान साइलेंट हमने कर दिया, चाहे हमने किसको आप देखें, चाहे आपका ग्रे लिस्ट में डाला हो, चाहे उसको हमने आइसोलेट किया हो, उसके बाद पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। तो चीन के सामने समस्या क्या थी कि इंडिया की जो रफ्तार है वो कैसे रोके। आज आप देखें कि कोविड के बाद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रफ्तार है GDP को किसकी, इंडिया की है, भारत की है। हालांकि मैं चीन को भी ये नहीं मानता हूँ, स्लो डाउन की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आज वो 18 ट्रिलियन की अगर 2-3% भी ग्रोथ होती है तो ये एक बड़ी ग्रोथ है। हमारी 6 और 7% होती है तो हमको बड़ा गैप है, क्योंकि आज वो 18 ट्रिलियन के हैं, हम 4 ट्रिलियन के हैं, एक बड़ा गैप है, टाइम लगेगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटीज क्या है, सबसे बड़ी बात है स्पेस के, आपको मैं क्वेश्चन देख रहा था, स्पेस को लेकर इंडिया के प्रति बहुत होप वर्ल्ड का एक पैदा हुआ है। और आप देखेंगे जो भारत को इस समय बाहर के देशों का जो क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे कहते हैं ना टेंडर मिल रहे हैं, बहुत सारे काम मिल रहे हैं, कि इंडिया के प्रति ज़्यादा इसरो के प्रति फेथ हुआ है। चाइना और रशिया के प्रति, दोनों के स्पेस प्रोग्राम के पीछे दुनिया ने अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है। रीज़न ये भी है कि वेस्ट जो ब्लॉक है वो चाइना को लाइक नहीं कर रहा है। तो बात ही आप कर रही थी, क्वेश्चन कर रही थी कि चाइना के प्रेसिडेंट अगर नहीं आते तो क्या होगा। मैं सिंपली कहूँगा, एक तो उन्होंने बायकॉट नहीं किया है, वहाँ के प्रीमियर आ रहे हैं, प्रीमियर यानी कि आपके PM आ रहे हैं। अगर बायकॉट करते तो इशू बनता, पहली तो बात ये। दूसरा, और फिर बात है कि G20 में जो हमारा मोटिव ये है कि G20 के साथ G21 हो जाए। हमारा जो पूरा मोटिव है कि अफ्रीकन यूनियन को हम इसका मेंबर बना दे, और अगर उसको हम बना देते हैं तो जो है खिलाफ उन्हें होने दो, सारा जहां थोड़ी ना है।
तो बात यह है कि G20 में अगर 18 देश हमारे साथ में खड़े हैं, अफ्रीकन यूनियन, आप देखिए ब्रिक्स की जब समिट हुई और ब्रिक्स की समिट में साउथ अफ्रीका के जो वहाँ के प्रेसिडेंट वहाँ पीएम थे, उनका किस प्रकार का बिहेव पीएम मोदी के साथ था। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन को अगर हम देखते हैं तो ये तो स्टेटमेंट से देखते हैं या नेताओं के व्यवहारों से देखते हैं या फिर एग्रीमेंट से देखते हैं। तो व्यवहार इंडिया के पक्ष में ज़्यादा था, तो उसी व्यवहार को देखते हुए बाकी बहुत सारे रीज़न है कि जिनपिंग की हम बात करें कि जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उनकी बीमारी की बात कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, वो सब बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चीन का रवैया 2005 के बाद से यही रहा है कि भारत की गति को कैसे रोका जाए। बिल्कुल ठीक है। महेश वर्मा जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए जिस तरीके से चीन जो है डरा सहमत तो है, ये बात सबसे जग जाहिर है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी शी जिनपिंग की जो फजीयत हो रही है वो भी एक डर बड़ी वजह माना जा सकता है। वही बात मैंने शुरुआत में की, आज का आपका मुद्दा भी यही है। आज का मुद्दा ये नहीं है कि अरुणाचल के मानचित्र के बारे में क्या है, या बिजनेस चाइना का जो है भारत के साथ क्या है, या चाइना जो है हमसे किस तरह से मजबूत है या हमें किस तरह से दबा रहा है। सवाल यह है कि आज G20 में उसके नॉन पार्टिसिपेशन का जो एक इंटरनेशनल प्रतिक्रिया, जो एक रिएक्शन आना है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अगर मान लीजिए कि चीन के राष्ट्रपति इतने इम्पोर्टेंट ये मीटिंग है जिसमें वो आने में अगर विफल रहे हैं और उनके दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो उनके सेकंड इन कमांड है अगर वो आ रहे हैं, तो उसका कारण दुनिया समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये कोई साधारण G20 कोई साधारण समिट नहीं है। नहीं, वो आना तो चाहता है, हिस्सेदारी भी चाहता है, लेकिन दिखावा नहीं करना चाहता। इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि अगर नहीं आना था तो फिर नहीं आना था, किसी को भी नहीं भेजना था। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बाकी और अभी जैसे आपकी शुरुआत में आप ही के द्वारा जो आप लोग का शुरुआती संबोधन था उसमें ये सामने बात आई कि वो आसियान में भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो समझने की बात है कि वहाँ जिस तरह की राजनीतिक उथल पथल है, जिस तरह के वहाँ पे चाइना में इस समय सिनारियो, पॉलिटिकल सिनारियो है, उसको भी समझने की कोशिश करी। जिनपिंग के लिए इतना आसान नहीं है इस समय चाइना को हैंडल करना। आप जिस तरह से सोच रही हैं कि वो कहीं भी अगर बाहर जाते हैं तो वो उनके दिमाग में दो चीजें हमेशा रहती है कि कहीं भारत जो है हमारे जाने से जो है, भारत जो लीड ले रहा है, भारत जो आगे बढ़त बना रहा है, उसको कमतर किया जाए। अब सवाल यह है कि इस जो ये शिखर सम्मेलन ही पूरा एक इकोनॉमिक फोरम है जहां से आप अगले साल के लिए जो है ना पूरे जो G20 कंट्रीज हैं वो तय करती है कि हमें आपस में कैसे समन्वय करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये सारी जो पॉलिसी और डिक्लेरेशन होता है उसमें चाइना की भागीदारी जो है कितनी रह जाएगी। सवाल ये है, लेकिन चीन जिस तरीके से अपने देश में कई समस्याओं से घिरा हुआ है, तो आने के बाद तो हो सकता था कि शायद क्योंकि समस्याओं का समाधान ही किया जाता है इस बैठक के जरिए, सब लोग एकजुट होकर एक राय बनाते कि कैसे निपटा जाए। अभी मैं कल परसों एक खबर पढ़ रहा था कि चाइना को लेकर कि जिस तरह से वहां पे एक राष्ट्रपति को लेके, जिनपिंग को लेके जिस तरह का एक कैंपेन चला हुआ है कि भाई अगर जिनपिंग अगर इस देश का राष्ट्रपति रहा तो आने वाले समय में जो है चाइना की बदतर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि लगातार जो है इस तिमाही में भी अगर देखिए तो उनका जो आर्थिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, वो काफी डिक्लाइन कर गया है। पिछले साल जो था वो लगभग 6.87 के आसपास था, इस बार जो है 5 समथिंग का आ गया। आंकड़ा देखिए तो 2.5-3% का जो है इस समय एक साल के अंदर अगर गिरावट आई है तो ये मामूली गिरावट नहीं आई, इतनी बड़ी इकोनॉमी में इतना बड़ा गिरावट मायने रखता है। ठीक है, मोहम्मद आसिफ साहब, क्या लग रहा है आपको, वाकई में चीन में विद्रोह और आर्थिक अस्थिरता की आशंका भी थी, इसी वजह से किनारा किया जा रहा है? क्या है चीन का इशारा? चीन का जो मामला है वो चीन ही जाने, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर विरोध के सुर नजर आ रहे हैं, अलग अलग चीजें ऐसी तो हर मुल्क के पॉलिटिकली मुल्क के अंदर होती है। हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत सारे बातें नजर सामने आती है, कहा जाता है उसका आदमी उसके लिए काम करते हैं। जिस तरीके से जब गलवान घाटी के अंदर हमारे सैनिक की शहादत हुई, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने कहा आप उनकी चीज इस्तेमाल ना करें, हम ना जनता ना करे, सरकार कोई ला के ना दिखाए चाइना को। तो ऐसा तो पहली बार मुल्क के अंदर हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और उसके बाद में और ज्यादा कारोबार सरकार ने चाइना का हमारे यहाँ बढ़वाया, और तमाम हिंदुस्तान के अंदर 80% लोगों के पास चाइना का मोबाइल हाथ के अंदर है। तो कम से कम सरकार को हमारे ऐसे फैसले थे आर्थिक तौर पे जो हमें चाइना की जरूरत ना पड़ती। तो सरकार का हमारे भी फेलियर बहुत बड़ा है चाइना को लेके, जो चाइना को मजबूत किया है इस वक्त के अंदर हमारी सरकार ने और ज्यादा मजबूत किया। चाइना की कारोबार तौर पे जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होती तो भारत ये बात नकारता, उन्होंने भारत ने साफ कह दिया कि आप आइए या मत आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये तो अलग चीज है ना, उनके
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो तो अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं ना। ठीक है, अगर संजय ऐसा जी। होता कि वो वहां से कोई नहीं आता, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुल्क पे हमारे, ऐसे पहली बार पिछली बार जब 18 में हुआ था, 6 मुल्क के राष्ट्रपति नहीं आए थे, ठीक है, तो किसी के आने ना आने से फर्क नहीं संजय पड़ता। राणा जी। हाँ, देखिए चीन अपनी ही दिक्कतों से परेशान है। देखिए 2-3 चीज़ों का मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बार बार लोग, हमारे मित्र लोग बोल रहे हैं मैप में। देखिए हम हिंदुस्तान का जब मैप दिखाते हैं तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसको भी अपना दिखाते हैं। वर्ल्ड फोरम में चले जाइए, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाइए, विकीमीडिया में चले जाइए, वो पार्ट कभी नहीं दिखाया जाता है। लेकिन जब अपनी कंट्री जो भी होती है, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जो भी कंट्री हो, वो अपने हिस्से में दिखाएंगे, उनको दिखाने का। तो ये एक भ्रमित करने वाली बातें ना करें कि चाइना अगर अरुणाचल को दिखा रहा है, वो आज पहली बार दिखा रहा है। 20 साल पुराना मैप भी उठा के देखेंगे, वैसे देखेगा। नंबर 1। नंबर 2 आते हैं चाइना की पॉलिसी पे। देखिए चाइना की, मैं बोला जैसे भाई साहब बोल रहे थे, सही उन्होंने बोला कि सबके अंदर इंटरनल क्राइसिस होता है, लेकिन इंटरनल क्राइसिस 2 तरह से होता है। एक होता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस, एक होता है इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस। तो उनके पास इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रही है, प्लस पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस आप देख लीजिए, 2013 से ये राष्ट्रपति बने हुए, डिक्लाइन पे है जीडीपी, नहीं, उसकी आर्थिक डिक्लाइन स्थिति पे। से तो हर कोई वाकिफ है, हाँ, लेकिन मैं- नक्शे का जिक्र इसलिए हो जाता है संजय जी कि ठीक G20 से पहले क्यों आता है। देखिए कोई भी आदमी, देखिए अब चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत का नाम बड़ा हो। एशिया पैसिफिक कंट्रीज में 2 ही कंट्री हैं जिनका नाम लिया था, चाइना और इंडिया। अगर हम इंडिया या भारत जिसको हम बोलते हैं उसका नाम आगे बढ़ेगा, तो चाइना कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रेम है वो कम होता है। तो कोई भी देश, उसकी देखिए नीति जो है विस्तारवादी नीति है, वो हमेशा चाहता है कि पावर हमारे पास ही रहे। भारत की नीति क्या है? वर्ल्ड हमारा परिवार है, ये हमारी सोच है। चाइना की क्या है? भैया हमारा ही सब कुछ है, आपका कुछ नहीं है। तो सोच का फर्क होता है। और आप देखोगे वेस्टर्न, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज अभी आ रही हैं, सारी कंट्रीज अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटा रही हैं। हमारा भी मित्र बोले थे सबके पास चाइना का मोबाइल है। वर्ल्ड में जितने भी मोबाइल चल रहे हैं मेड इन चाइना है, लेकिन आईफोन 15 आ रहा है, मेड इन इंडिया होगा, देख लीजिएगा। तो मेड इन इंडिया हो रहा है, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। ठीक है, हमें अपनी सैयद चीजों जवाद की साहब। सराहना करनी चाहिए। हाँ, कहीं पे कमियां हैं तो उसको उजागर भी करना चाहिए। सैयद जवाद साहब, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप संजय की बात से? नहीं, देखिए क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो अभी संजय भाई ने कोई बात कही राजनीतिक तौर पे, जो हमारा सीमा विवाद है वो चीन से काफ़ी लंबे समय से है। मैं फिर इस बात को उजागर कर रहा हूँ, और चाइना का इंटरेस्ट जो है वो भारत को अलग थलग रखने का है। और अभी आपको पता होगा सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कुछ एक स्टेटमेंट चाइना को लेकर के दी है। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है वो डाइजेस्ट ना हो, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रह चुके और चीज़ों पर, तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत संगीन बातें करी उसके ऊपर। तीसरी मैं सबसे बड़ी चीज़ ये देखता हूँ कि ठीक है, चलिए चाइना के साथ हमारा विवाद है, ये जो बिजनेस ट्रेड है ये क्यों बढ़ रहा है भारत का? अगर ऐसा होता तो या तो इस चीज़ में आप क्लियर लेकर के आइए कि भाई हमारी जो सीमा विवाद है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना बिजनेस को देखेंगे किस तरीके से मूव कर रहा है। लेकिन निरंतर बिजनेस के अंदर एक बड़ा उछाल सिर्फ चाइना के साथ ही हमारा क्यों है? और एक बात कहूँ, अभी अडानी साहब को लेकर के कुछ बातें चल रही हैं, एक विदेशी और ख़ासतौर से चाइनीज़ इन्वेस्टर का नाम आया है और बहुत से डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट अडानी साहब को दे रखे हैं। वो कहाँ पर है, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती? ये भी तो हमारे डिफेंस से जुड़ा हुआ मसला है, उसके ठीक है, ऊपर क्यों नहीं निपुण बात साहब, होती? नहीं, ये इसका जो जवाब- बारीक देखो, पॉइंट है, विदेश मामलों इसकी के नजर जानकार करके हैं। देखना हाँ। चाहिए। निपुण सर सही जवाब जी, दे पाएंगे। बिल्कुल। देखिए जैसे अभी उठाया भाई साहब ने जो प्रश्न उठाए, मैं उन सब प्रश्नों का आपको एक उत्तर देता हूँ। जो कह रहे हैं कि चाइना के साथ व्यापार, ये बात कुछ ऐसी लग रही है जैसे पाकिस्तान बोलता है कि जब तक हमको कश्मीर नहीं मिलेगा हम बाहर से व्यापार नहीं करेंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि चाइना जो आज पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी है, और जब पूरी दुनिया का इंटरेस्ट जो है चाइना से कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रेड खत्म हो जाना है। हम एकदम से अगर करेंगे, देखो दुनिया जो इंटरकनेक्शन होता है, यानी कि उसका एक इंटरकनेक्शन आपसे जुड़ी हुई है, हम एकदम से अगर कट कर देंगे तो दिक्कत हमको होगी। हम पाकिस्तान थोड़ी ना है कि बेवकूफ़ी करके अपने 400 रुपये किलो टमाटर चलाएंगे, 200 रुपये किलो आटा चलाएंगे, सब कुछ चीज़ चलाएंगे बाहर से व्यापार बंद करके। बेवकूफ़ी नहीं करनी है, बहुत तरीके से व्यापार करना है।
चीज़ करनी है, टैकल करना है। हमने तत्काल सारी प्रतिक्रिया में 3-4 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हम रिसेप का पार्ट नहीं बने, अभी उसका एससीओ का सबमिट हुआ था, इसमें इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी 2030 डिक्लेयर की, हम उसका पार्ट नहीं बने। हम BRI का पार्ट नहीं बने हैं। लगातार फिलीपींस को भी हमने अपना नेवल बेस को नेवल अपना पोत दिया है। वियतनाम के साथ हमारी पूरी डील चल रही है, ट्रेड चल रहा है। जापान के साथ हम इंडक्शन बना रहे हैं। मंगोलिया में हम जाके संबंध बना रहे हैं। ताइवान के साथ हम रिलेशन बना रहे हैं। यहाँ तक कि ताइवान के अंदर अभी विजिट करने के लिए हमारे तीनों एक्स जो आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ, वो सब गए, वो तीनों के तीनों गए। तमाम तरह की बातें केवल दोषारोपण कर देना, किसी बात को कर देना। संबंध तो बनाए थे नेहरू जी के द्वारा 1954 में जाकर बिठा दिया जाकर, कहते तिब्बत तुम्हारा हिस्सा है ना, कहते उस समय कहते कि नहीं, वन चाइना पॉलिसी कुछ नहीं होता, पहले कहिए वन इंडिया पॉलिसी, तब क्यों नहीं बोले थे जाकर। आज बात को उठा देना, दुनिया ग्लोबलाइजेशन है, तभी आत्मनिर्भर भारत की आया है। आज प्रोटेक्शनिज्म का वर्ल्ड चल रहा है और आज एक नया शब्द जुड़ रहा है, आपने देखा होगा इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, जिसको बोला जाता है रिसोर्सेज नेशनलिज्म। उस पर सब देश फोकस कर रहे हैं, भारत भी लगातार प्रयास कर रहा है। अभी का एक हफ्ते पहले की मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के अंदर आपको जानता हूँ कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली ताइवान और अमेरिका कंपनी आने वाली थी। उससे ठीक पहले, ठीक 3 दिन पहले ही चाइना ने क्या किया, जो 2 प्रोडक्ट थे, जो रॉ मटेरियल थे, वो हमको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, ताकि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर ना बन जाए। तो इस तरह के इश्यूज हैं, मैटर हैं, लेकिन जिस प्रकार का जवाब लगातार हमारी ओर से जा रहा है, वो काबिले तारीफ है। सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2013 की रैली के अंदर खूब जगह जाके बोला कि चीन को लाल आंख कर करके डराना चाहिए था, लाल आंख कर करके डराना चाहिए था। तो डरा तो रहे हैं भाई, और कैसे डराएं, जाके आंख जाके तो दिखाएं, एकदम डरा रहे, एकदम डरा रहे। ताइवान में आप देखिए, ताइवान के अंदर हमारे एक्स आर्मी चीफ गए, इसके बाद सीमा उत्तर दे दिया। तुम लोग आप देखिए, कांग्रेस के की बात कीजिए, 2005 की बात करता हूँ, 44 में बात कीजिए, डेप्सांग की बात कीजिए, तमाम तरह की बात देखिए। जब चाहे चाइना और मनमोहन जी गलवान की स्थिति में, सुनिए गलवान को बता देता हूँ, नहीं ऐसे थोड़ी सुन लेंगे, फैक्ट्स पे बताइए, फैक्ट्स पे बात करते हैं, फिर बाद में कह रहे चाइना वापस जा रही है, किस पे यकीन करें? इतना भरम, एक्चुअली क्या है, इतना भरम है, ये चिल्ला चिल्ला के हम भरम फैलाएंगे, चिल्ला नहीं, भरम नहीं। एक्चुअली एलएसी जो है, एलएसी, मैं अगर बात पूछ लूं, मैं अगर ये पूछ लूं, मैं पूछ लूं कि एलएसी एक्चुअली दिक्कत क्या है, कांग्रेस के प्रवक्ता को दिक्कत ये होती है, अगर कोई सच बोलेगा तो कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा कि तुम भाजपा के हो गए। मैं तो एलएसी की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों प्रवक्ता से पूछता हूँ, एक ही प्रश्न बोला नहीं बोला अपने साथ में सहभागी से एक प्रश्न एलएसी क्या है, मुझे बता दीजिए एलएसी क्या है, एलएसी क्या है, एलएसी अगर ये एलएसी बता दें तो मैं इनको पूरा बताऊंगा, एलएसी तक नहीं बताऊंगा, मैं गारंटी दे रहा नहीं। एक सेकंड सब एक साथ बोलोगे तो प्लीज, एक मिनट सर, प्लीज एलएसी नहीं बताएंगे इनको, एलएसी आराम के साथ सवाल भी कीजिए और उसके जवाब भी जाए प्लीज। ठीक है, पूछिए सर। आप सुनिए, आप अर्थशास्त्री हैं, मैं भारतीय, अरे सर सुन लीजिए, मैं आपको बताऊं, विदेश नीति के ऊपर आप सर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको कोट करा हुआ अरुणाचल, अरे सर एक सेकंड सर, एक सेकंड डिबेट को आप डिरेल क्यों कर रहे हैं? अरे महेश जी शांति रखिए, जल्दी से फाइनल कमेंट पे मैं आऊंगी जल्दी से। आप इनको रोकेंगे निदा, आप रोकेंगे? मैं आपसे सर ये कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए ना, आपकी मानसिकता महेश जी बहुत अच्छी है। अरे एक सेकंड सर प्लीज, ठीक है एक सेकंड महेश वर्मा जी का सर प्लीज, टॉपिक पे प्लीज वापस आ जाइए, नहीं टॉपिक पे वापस आइए प्लीज, ठीक है टॉपिक पे वापस आइए। एक सेकंड, नहीं अरे भाई सवाल अगर आपसे एक दूसरे से पूछेंगे तो मैं हट जाती हूँ यहाँ से। एक सेकंड अल्लाह नहीं, ठीक है, नहीं सर प्लीज, हाँ एक मिनट इंक्रोचमेंट में कांग्रेस वाले जो वक्ता बैठे इनको डिफरेंस नहीं सर, ठीक है फाइनल कमेंट, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड जानते कितने बार हुआ है? 2013 तक 600 बार। अभी हमारे काबिल पीछे का रोते रहिए, अपने मत बताइए क्या करा आपके। 14 के बाद में सबसे ज्यादा व्यापार आपने बढ़वाया। महेश जी एक सेकंड प्लीज, सर मैं फाइनल कमेंट पे आऊंगी, ठीक है? आर्थिक तौर पर चाइना को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। संजय जी, आसिफ जी प्लीज, आसिफ जी, संजय जी प्लीज, प्लीज एक एक करके फाइनल, एक मिनट संजय
जी एक सेकंड, एक सेकंड। से राहुल गांधी 2013 में अरे सर एक सेकंड, एक सेकंड, एक ये मत सेकंड। पूछिए इनसे ना। संजय जी एक सेकंड, आप नेताजी संजय जी एक सेकंड, मैं लगातार कह रही हूँ कि आज की डिबेट, आज की चर्चा सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड। 2022 तक 70 बैठकें हो चुकी हैं। संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी शांत, संजय जी शांत, नहीं संजय जी शांत, संजय जी शांत, शांत, ठीक है एक सेकंड, हाँ एक सेकंड आ रही हूँ। गाँव साहब सुन लीजिए, मैं फिर जल्दी बोल से कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुणाचल प्रदेश से सदन के अंदर उन्होंने कहा इस चीज को लेकर के, मेरी जबान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापिर गांव साहब ने इस चीज को कहा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन की घुसपैठ बढ़ रही है। उसके ऊपर क्या कहेंगे जवाब? अरे ठीक है, नहीं एक सेकंड सर प्लीज मुझे फाइनल कमेंट लेना है, प्लीज प्लीज निपुण जी प्लीज, ठीक है निपुण जी एक सेकंड निपुण जी वापस हम आ रहे थे चीन की दिक्कतों पे, वापस हम थे अपनी G20 की बैठक पे कि भारत पूरी तरह से तैयार है लेकिन चीन का इनकार है, इसके क्या मायने हैं। अब एक फाइनल कमेंट मैं आप सबसे लूंगी, बहुत आराम से प्यार के साथ अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय कम है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी महेश वर्मा जी और आपसे समझना चाहूंगी कि जो सवाल मेरा पहले भी था कि भारत के बढ़ते कद से चीन परेशान है या फिर अंतरिक्ष में भारत की उड़ान से चीन परेशान है, जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, देश में ये तीसरी बार इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया गया है। एक बार संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन का जो इनिशिएटिव जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया और उसके बाद जो है सेकेंड टाइम में 1966 में जो है हमारे यहाँ जो है ऑल ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे उनका इनिशिएटिव हुआ और तीसरी बार G20 का जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि G20 में जिस तरह के भारत का महत्व मिला है वर्ल्ड में, जिस तरह से भारत और देश के लोग भारत से आसान्वित हैं और भारत जो उनको देकर भेजने वाला है समिट के जरिए, वो एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा भारत की मुकम्मल तरक्की में जो है बहुत बड़ा ये समिट जो है भूमिका अदा करने जा रहा है, ये मैं आपको आश्वस्त कर। बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद आसिफ साहब जल्दी से फाइनल कमेंट। देखो, देश तो इसरो की कामयाबी से परेशान है ही, दुनिया परेशान है पूरी, हिंदुस्तान कहाँ पहुंच गया इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर भाजपा वाले किस तरीके से अलग अलग तरीके मिल लगा रहे हैं, इन्हें बताना चाहिए कि क्या हालात हैं आज देश के जो आपने कर दिए। ठीक है ठीक है, हर बाहर के मुल्क की कोई भी कंपनी हिंदुस्तान आने को राजी नहीं है, हर बार समिट होती है और कंपनियां बोलती है फिर वापस कोई नहीं आती है। सर अभी जो आ रहे हैं सर उनका स्वागत दिल खोल कर कीजिए, हाथ फैला कर कीजिए अभी जो आ रहा है। ठीक है संजय जी जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, बड़ा दुख होता है कभी कभी सब बातें सुनकर कि बाहर की कंपनियां नहीं आ रही, आप जाके इन्वेस्टमेंट देख लीजिए 10 साल में। जल्दी फाइनल कमेंट बस। अब आते हैं फाइनल कमेंट पे। देखिए ऐसा है कि अगर आप चाइना को बारीकी से देखिए, दो सेक्टर मैंने बताया था, मैन्युफैक्चरिंग और उनकी रिटेल। तो मैन्युफैक्चरिंग में उनका कंट्रीब्यूशन 38% जो गिर करके 27 हो गया है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गई है भाई, उनका एक आपने कारोबार बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ आई है और दूसरे देशों में गई है, उससे खींच तो है ही है। तो कहीं भी नहीं चाहेगा चाइना कि भारत का नाम बढ़े और उसका जो एक पोजीशन है ग्लोबल पोजीशन, वो रैंकिंग में आ गया है। तो हमेशा डिफ्रेम करने की कोशिश करेगा। इस चीज से हम लोग को बचना चाहिए और उसकी हमें उतनी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। सही है जवाब साहब। देखिए, चीन के मुद्दे पे भारत को कड़ा रुख इख्तियार करना पड़ेगा। जो चीन की पॉलिसीज हैं, सीमा चाहे विवाद हो गया, उसके ऊपर आपको कड़ा प्रतिक्रिया देना पड़ेगी। चीन के साथ जो आप झूला झुला रहे थे, उसको झूला झुलाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। 19 राउंड बात होने के बावजूद भी अभी तक निष्कर्ष क्यों नहीं निकला, सवाल तो ये है। हाँ, निपुण जी फाइनल देखिए, चाइना के साथ जो हमारा चल रहा है, तो चाइना को हमने बहुत स्पष्ट मैसेज भी दिए हैं वो चीज़ों को लेकर। लेकिन अभी चाइना के साथ जो हमारे जो डिस्प्यूट्स जो हैं, ये 4-5 साल मेंटेन होने वाले हैं, अभी ये खत्म होने वाले नहीं हैं। जब भारत और तरक्की करेगा तब जाके चाइना थोड़ा शांत होगा। अभी उसका मकसद है भारत को रोकना है किसी भी तरीके से, तो वो उसी का एक माध्यम है, उसी की तरह वो देख रहा है इस चीज को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महेश वर्मा जी, मोहम्मद आसिफ साहब, निपुण साहब, संजय राणा जी और सैयद जवाब साहब, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। अब जिस तरीके से लगातार पूरा भारत तैयार है और विश्व गुरु से ड्रैगन डरा हुआ है, इसके पीछे कई वजह है, क्योंकि हालांकि वो बहाने कई कर रहा है, लेकिन अगर भारत के लिए वो यहाँ पर आता तो एक और उपलब्धि थी। अब नहीं अभी आएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत कह चुका है कि आप आइए या मत आइए, क्योंकि किसी के आने या आने ना आने से भारत के कद पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। चीन अपनी दिक्कतों से इतना परेशान है कि वो खुद नहीं समझ पा रहा कि आखिर उसको करना क्या है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।